नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों की उम्र 18 वर्ष से अधिक है और 40 वर्ष के बीच में है और वो गांव में रहते हैं, यानी कि उनका निवास प्रमाण पत्र गांव का बना है, तो उनके लिए ये खुशखबरी है। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि हम जो आज आपको बताने वाले हैं वो स्पेशल उत्तर प्रदेश के लिए है। उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। तो उन 58,189 ग्राम पंचायतों के लिए इतनी ही भर्ती निकली है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो इसको हम विस्तार से बताएंगे। और जो इच्छुक व्यक्ति हैं, जो किसी भी पोस्ट पे नहीं हैं, एक तरह से बेरोजगार हैं लेकिन इंटर तक पढ़े हुए हैं और वो गांव में ही अगर एक नौकरी करना चाहते हैं, छोटी सी एक प्रकार की गांव की सेवा ही मान लीजिए, तो उनको ये वीडियो देखना चाहिए और पूरी बात अच्छे से समझनी चाहिए। जो लोग दूसरे राज्य के हैं उनको जरूरी नहीं है इसे जानना, लेकिन हाँ, अगर जानने के लिए जानना चाहते हैं कि हो सकता है कि ऐसी ही पोस्ट हमारे यहाँ भी आए या अपने राज्य में अपने सरकार से मांग करें, इसके लिए भी उनके अंदर जागरूकता आए, तो इस लिहाज से वो इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन स्पेशल ये वीडियो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है। तो देखिए, पोस्ट का नाम क्या है? पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो शॉर्टकट में आप इसको समझिए DEO, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर। ग्राम पंचायतों में इनका कार्य होगा। तो इनकी नियुक्ति कैसे होगी, इनको कितना पेमेंट मिलेगा, संविदा पर है कि परमानेंट है, ये सब कुछ आप विस्तार से समझेंगे। तो धीरज रखिएगा, आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो भी आप पूरी बात समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि योग्यता क्या है, यानी कि कौन से व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं, योग्यता क्या है। अगर योग्यता के पहले हम आपको संक्षेप में बता दें कि इस पोस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। इसका मतलब इतने ही प्रधान हैं। तो ये प्रधान अब क्या करते हैं कि अगर उनका कोई भी रिकॉर्ड ऑनलाइन करना है तो वो किसी से करवाते हैं या स्वयं करते हैं, या ग्राम पंचायत का जो ग्राम विकास अधिकारी होता है वो ये काम करता है। तो इस बात की आवश्यकता थी कि हर ग्राम पंचायत में एक ऐसा पद होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ये पूरा मैनेज कर सके। ग्राम प्रधान ने कितना कार्य किया उसका एक लिस्ट बनाए और कंप्यूटर में एंट्री करे, वो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हो, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाए। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जितने भी आधार कार्ड, जितने भी उस गांव में काम होते हैं, सबका एक रिकॉर्ड वहां पे रखा जाए। क्योंकि ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन भी बन रहे हैं, तो अब उन पंचायत भवनों में क्या होगा, मीटिंग होगी, पंचायतें होंगी, तो वहीं ग्राम पंचायत का एक कार्यालय भी होगा और वहीं पे ये बैठेगा और ये सारा कार्य करेगा। तो देखिए, इस पद के लिए योग्यता ये है कि लड़का हो या लड़की, यानी मेल हो या फीमेल, दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। और 10+2 योग्यता है। 10+2 का मतलब समझते हैं कि हाई स्कूल किया हो और हाई स्कूल के बाद 2 साल की कोई और सरकारी डिग्री, जिसे हम लोग आमतौर पे इंटरमीडिएट कहते हैं। तो 10 के बाद 2 साल और, यानी कि इंटर किया हो, ये एक योग्यता है। इसके अलावा उसकी जो उम्र है, एज है, वो एज 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। लेकिन ये उम्र 40 वर्ष से भी बढ़ करके है, किसके लिए, ओबीसी के लिए। यानी कोई अगर लड़का ओबीसी का है तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि वह 45 वर्ष तक भी फॉर्म भर सकता है। ओबीसी हो या एससी हो या फिर एसटी हो, इन तीनों वर्गों के लिए 5 साल की छूट दी गई है। बाकी सामान्य लोगों के लिए 40 वर्ष तक है, 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। बात समझ में आ गई ना? तो ये है इसकी योग्यता। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नोटिफिकेशन में है भी, वो ये है कि वो व्यक्ति जो फॉर्म अप्लाई करता है वो उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए, वो किसी दूसरी जगह वो फॉर्म नहीं भर सकता।
ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात और है कि हर ग्राम पंचायत की सीटें आरक्षित हैं। आरक्षित का मतलब या तो अनरिजर्व हैं, अनारक्षित हैं, यानी कि सामान्य है। तो जिस ग्राम पंचायत की सीट सामान्य है वहां कोई भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन जहां की सीट आरक्षित है, अगर मान लीजिए ओबीसी की सीट आरक्षित है, यानी वहां ओबीसी का प्रधान है, तो उस गांव के केवल ओबीसी ही छात्र फॉर्म भर सकते हैं, लड़का या लड़की ओबीसी ही हो। अगर एससी सीट है तो केवल एससी फॉर्म भरेंगे, एसटी है तो केवल एसटी। कहने का मतलब कि जिस कैटेगरी की सीट वहां पर आरक्षित है ग्राम प्रधान के लिए, उसी कैटेगरी के ही लोग फॉर्म भरेंगे, उन्हीं में से किसी को चुना जाएगा, एक व्यक्ति को। अब देखते हैं कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, यानी कब से आवेदन होगा। तो जो आवेदन की तिथि है वो है 2 अगस्त 2021 से लेकर के 17 अगस्त 2021 तक है। ये सरकारी रिजल्ट पर आप चेक कर सकते हैं। 2 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, 17 अगस्त तक, यानी 15 दिन की सीमा दी गई है। और फिर उसके बाद अगस्त में ही, अगस्त के लास्ट महीने तक उनका चयन भी हो जाएगा। जो फॉर्म भरे हैं, जो अभी हम आपको बताएंगे विस्तार से कि किस प्रकार से इसमें चयन होगा। तो 2 अगस्त से फॉर्म शुरू हो जाएगा, 17 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म केवल ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन आप फॉर्म नहीं भर सकते, केवल ऑफलाइन ही भरा जाएगा। तो ये है इतनी बात। अब हम विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार से चयन होगा, किस प्रकार से इसमें परीक्षा होगी, कितना पेमेंट मिलेगा और किस तरह से कार्य होगा। देखिए, जब आवेदन शुरू हो जाएगा तो गांव के प्रधान को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह अपने पूरे ग्राम सभा में जितने मोहल्ले हैं सब जगह वो डुग्गी पिटवाए। डुग्गी का मतलब समझते हैं ना, एक व्यक्ति जो टीना लेकर के पीटते हुए जाता है, पुराने जमाने के हिसाब से ना सूचना देता है। जैसे कोई राजा महाराजा जब कोई फरमान सुनाते थे तो एक व्यक्ति चिल्लाते हुए जाता था कि राजा ने ये फरमान सुनाया है। तो ऐसे ही आज भी गांव में भी होता है, डुग्गी पिटवाई जाती है। तो प्रधान डुग्गी पिटवाएगा पूरे गांव में, यानी वो व्यक्ति जा जा करके सबको ये बताएगा कि एक भर्ती आई है और उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, जा करके ग्राम प्रधान से संपर्क करिए। इस तरह की बातें वो, यानी पूरी सूचना गांव में दी जाएगी। सूचना देने के 15 दिन के भीतर सब लोग जो जो इच्छुक हैं, जो उस कैटेगरी में आते हैं, जो इंटर पास हो चुके हैं, वो फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म कैसे भरेंगे? फॉर्म ऑफलाइन होगा। अब इस फॉर्म में एक जाति प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र, यानी वो किस जाति का है बताया ना, क्योंकि सीटें आरक्षित हैं। जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि वो निवासी है वहीं का, फिर भी निवास प्रमाण पत्र को मान लीजिए। इसके अलावा आधार कार्ड, और शैक्षिक अर्हता, यानी कि जो वो पास किया है, जरूरी नहीं है कि इंटर ही हो, ये तो कम से कम इंटर है। अगर उसके आगे भी पढ़ा है तो आगे की भी डिग्री लगा सकता है, लेकिन मेरिट बनेगी केवल इंटर और हाई स्कूल पे, तभी मेरिट के बारे में बताएंगे आपको। तो ये सब, इसके अलावा और भी मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स वो लगा सकता है, फोटो, और एक सादे पन्ने में एक एप्लीकेशन लिख करके वह कहाँ जमा करेगा? तो 3 जगह ऑप्शन दिया गया है। एक तो अपने गांव में ही वो पंचायत में जमा करे। पंचायत में जमा करने का मतलब कि ग्राम प्रधान को ही वो दे दे, एक तो व्यवस्था ये है। या फिर विकास खंड में जाके जमा करे, जहां उसका विकास खंड लगता है, विकास खंड कार्यालय में भी वो जाके जमा कर सकता है। और एक तीसरा ऑप्शन है कि जिला पंचायत राज अधिकारी का जो कार्यालय है जिले में, वहां भी फॉर्म जा करके वो जमा कर सकता है। ये तीनों जगह व्यवस्थाएं हैं। तो सबसे आसान तो यही है कि ग्राम प्रधान को ही फॉर्म सौंप दिया जाए। अब जब ग्राम प्रधान को फॉर्म सौंप दिए जाएंगे, मान लीजिए कि 10 फॉर्म सौंपे गए। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूं, और इतना विस्तार में इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप विस्तार में नहीं समझेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें बहुत जटिलताएं हैं, कुछ चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 10 फॉर्म भरा गया, 10 फॉर्म प्रधान जी को मिला। तो अब क्या करेंगे प्रधान जी? उन 10 फॉर्मों को, जो ग्राम पंचायत में समितियां होती हैं, उसमें एक समिति होती है
प्रशासनिक समिति। हमने आपको ग्राम पंचायत वाले वीडियो में विस्तार से समझाया है कि प्रशासनिक समिति क्या होती है। प्रशासनिक समिति के अलावा 5 समितियां और होती हैं, यानी कि ग्राम पंचायत में कुल 6 समितियां होती हैं। 6 समितियों में 4 समितियों के अध्यक्ष प्रधान नहीं हो सकते, कोई और होते हैं जो वार्ड मेंबर हैं, उनमें से कोई एक होते हैं। लेकिन 2 समितियों के अध्यक्ष प्रधान होते हैं, उसमें से एक विकास समिति होती है और एक प्रशासनिक समिति होती है। तो जिस प्रशासनिक समिति के मतलब अध्यक्ष प्रधान जी हैं, वही प्रशासनिक समिति इन 10 फार्मों पर विचार करेगी। अब विचार कैसे करेगी? समिति में 6 लोग होंगे कम से कम, और लोग भी बैठ सकते हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी बैठ सकता है और उस गांव के कुछ संभ्रांत व्यक्ति पढ़े लिखे भी बैठ सकते हैं। लेकिन भूमिका इनमें जो 6 लोग हैं उन्हीं की है। तो वो क्या करेंगे कि 10 लोगों का फार्म चेक करेंगे और उनकी जो शैक्षिक अर्हता है, यानी कि जो सर्टिफिकेट है, अंक पत्र है, उसकी वो जांच करेंगे। हाई स्कूल का और इंटर का, हाई स्कूल का अंक जोड़ेंगे और इंटर का अंक जोड़ेंगे, दोनों का अंक जोड़ेंगे सभी आवेदकों का। जिसका अंक सबसे ज्यादा हो जाएगा उसी को ये लोग सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद ग्राम पंचायत के पास अपने ये जो सिलेक्ट किए हैं इस पूरे प्रोसेस को ग्राम पंचायत के पास भेज देंगे। अब ग्राम पंचायत का मतलब होता है कि उसमें 6 समितियां रहेंगी, कुछ और गांव के भी लोग बैठ सकते हैं। वो सब के सामने ये घोषणा की जाएगी कि हम प्रशासनिक समिति ने इन 10 में से फला व्यक्ति को मेरिट के आधार पर सिलेक्ट किया है, यानी इस फला व्यक्ति का सबसे ज्यादा अंक है। ध्यान रहे, ये जो फार्म है, इस फार्म को भरने के बाद कोई परीक्षा नहीं होगी, जैसे प्रतियोगी परीक्षा होती है ना, उस तरह नहीं होगा। केवल मेरिट देखा जाएगा कि किसका हाई स्कूल का और इंटर का दोनों मिला करके अंक ज्यादा हो रहा है। एक अंक भी या आधा अंक भी जिसका भी ज्यादा हो गया उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें कोई वरीयता नहीं दी जाएगी कि कौन 40 वर्ष का है और कौन 21 वर्ष का है। अगर 40 वर्ष का भी व्यक्ति का मान लीजिए कि 75% आ रहा है दोनों मिला करके, इसकी उम्र है 40 वर्ष, और 76% आ गया 21 वर्ष वाले का, तो ये बिल्कुल नहीं देखा जाएगा कि ये 40 वर्ष का है तो इनको सिलेक्ट करो, नहीं, इनको सिलेक्ट किया जाएगा जो 76% पाए हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये भी अगर 75% ही पाए तब इसमें इनको वरीयता दी जाएगी, क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा है। जब अंक बराबर होंगे तब, अन्यथा अंक किसी का भी ज्यादा हो गया उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा उस गांव में अगर कोविड-19 के कारण किसी की मृत्यु हुई है, अगर उसके परिवार से कोई फार्म आया है तो पहली वरीयता उसको दी जाएगी। ठीक है, यानी कोविड-19 का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, उसको वरीयता दी जाएगी। लेकिन उसके अलावा मेरिट के ही आधार पर जिसका अंक ज्यादा रहेगा उसको लिया जाएगा। अब मान लीजिए कि फला व्यक्ति को, जिसका नाम है ए, प्रशासनिक समिति और ग्राम पंचायत ने सिलेक्ट कर लिया, तो क्या होगा? अब इसके नाम को, यानी इसके पूरे प्रमाण पत्र को, इसकी सभी डिग्रियों को डीएम के पास भेजा जाएगा। तो डीएम पहले से ही उस पूरे जिले में जितनी ग्राम पंचायतें हैं सबके सिलेक्शन के लिए डीईओ के लिए एक समिति बनाएगा, वो एक विभाग बनाएगा। यानी डीएम जिलाधिकारी अपने अंडर में एक समिति बनाएगा, और उस समिति में मुख्य रूप से 2 लोग होंगे, एक होंगे सीडीओ और एक होंगे डीपीआरओ। डीपीआरओ, सीडीओ मतलब चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, जिला पंचायत राज अधिकारी। ये 2 लोग मुख्य रूप से होंगे, और ये 2 लोग यहां से जो भेजी गई है सिफारिश, जिसके नाम की, सिफारिश का मतलब सिलेक्ट करने के बाद मेरिट के आधार पर जिसका नाम भेजा गया है उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। उसके बाद वो मुहर लगा देंगे कि ठीक है। अगर उनको कोई गलती समझ में आती है तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर वो रिजेक्ट कर दिए तो फिर से इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी का सिलेक्शन करें, बल्कि फिर से यही लोग किसी दूसरे व्यक्ति का सिलेक्शन करके फिर से इनके पास भेजेंगे। तो इनको केवल परीक्षण करने का अधिकार है,
और मुहर लगाने का अधिकार है कि हाँ हम सेटिस्फाइड हैं, ये ठीक है, जो आपने चुनाव किया है सही है। फिर उसके बाद वहाँ से फिर एप्लीकेशन जो है यहाँ पे मतलब इनके नाम की घोषणा हो जाएगी कि फला व्यक्ति को चुन लिया गया। अब जिसको चुन लिया जाएगा उसका 2 माह का प्रशिक्षण होगा, 2 माह का प्रशिक्षण होगा और 2 माह के प्रशिक्षण के बाद उनको पद पर रख दिया जाएगा। और ध्यान रहे यह संविदा की नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, ये परमानेंट नहीं है। और इस संविदा के तहत व्यक्ति को सिर्फ 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा, सिर्फ 1 वर्ष के लिए। ये पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद जिसकी नियुक्ति होगी सिर्फ 1 वर्ष के लिए होगी, संविदा पर होगी। और मानदेय कितना मिलेगा? मानदेय मिलेगा 6,000 रुपए प्रति माह, 6,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा, 1 वर्ष तक मिलेगा। संविदा की नौकरी है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, इंटर पास योग्यता है, 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। कोविड-19 के कारण उनके माता पिता की मृत्यु हुई है तो उनको वरीयता दी जाएगी। यही प्रोसेस है। अब देखिए इनका कार्य क्या होगा। इनका कार्य मैं पहले ही बता चुका हूं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं ये, यानी कि ये ऑपरेट करेंगे जितने भी गांव में काम होंगे, जो भी प्रधान जी उनको कहेंगे, जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो सब कंप्यूटर पर उसकी एंट्री करेंगे। यही इनका मुख्य काम है। इनके कामों की समीक्षा ग्राम सभा करेगी। अब ग्राम सभा का मतलब समझते हैं, उस गांव के मतदाता अगर उनको लगता है कि ये ठीक नहीं कर रहा है तो इनके खिलाफ वो एक्शन ले सकते हैं और इनके स्थान पे फिर किसी दूसरे का नियुक्ति होगा। ध्यान रहे 1 वर्ष के बाद जब इनका समय समाप्त हो जाएगा तो फिर दूसरे व्यक्ति का चुनाव होगा और दूसरे व्यक्ति को भी इसी तरह से सिलेक्ट किया जाएगा मेरिट के आधार पर, यानी इनके बाद जस्ट जिनका नंबर है एक तरह से उनको किया जाएगा। इनको भी किया जा सकता है फिर से, लेकिन उसकी एक शर्त यह है कि पूरे ग्राम सभा को हामी भरनी पड़ेगी कि हाँ ये व्यक्ति बहुत ठीक काम कर रहा है, इसी को आगे भी रहना चाहिए। अगर ऐसी संस्तुति यानी ऐसी सिफारिश ग्राम सभा करती है तभी ये 1 वर्ष से अधिक रह पाएंगे। ध्यान रहे अगर ये 1 वर्ष से अधिक रहते भी हैं तब भी ये फिर अगले 2 वर्ष तक ही रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो कहने का मतलब जिस व्यक्ति की नियुक्ति यहाँ पर DEO पोस्ट के लिए होगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, वो व्यक्ति अधिकतम 3 वर्ष तक ही नौकरी कर सकता है। सामान्यतः 1 वर्ष तक, अगर बहुत अच्छा कार्य किया तो 2 वर्ष तक अधिक। मानदेय अभी 6,000 है, भविष्य में हो सकता है कुछ बढ़े, वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान में 6,000 रखी गई। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट्स कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट्स है, कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। एक बात यही कहूँगा कि ये महा खुशखबरी मैं इसको इसलिए माना क्योंकि इस बेरोजगारी के समय में अगर उत्तर प्रदेश में 58,000 लोगों को संविदा पर ही अगर 1 वर्ष के लिए भी रोजगार मिल जाता है तो ठीक है। बहुत ठीक तो नहीं है क्योंकि 24-25 करोड़ की आबादी है, और होना चाहिए और पेमेंट मिलनी चाहिए। 1 वर्ष नहीं, कम से कम 5 वर्ष की होनी चाहिए, ऐसा कुछ मेरा सुझाव है। लेकिन जो सरकार का है वो तो है। तो कहने का मतलब कि इस बेरोजगारी में अगर किसी को भी रोजगार 6,000 रुपये का भी मिलता है तो भी कोई गलत नहीं है।